मेरे साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामान्य विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान जो है कक्षा 6 की है। इस कक्षा 6 के विज्ञान का जो अध्याय है वो 5 है, शरीर में गति। लेकिन जो सीरीज है ये जीव विज्ञान की सीरीज है। मतलब हम कक्षा 6 के विज्ञान को 3 भागों में बांट कर अलग अलग पढ़ रहे हैं, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान की सीरीज पढ़ रहे हैं, जो क्रमवार पाठ न होकर बीच बीच में एक एक करके है। तो उसी आधार पर सबसे पहले जीव विज्ञान की सीरीज में हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, शरीर में गति। ये एनसीईआरटी साइंस जो है कक्षा 6 का विज्ञान है, और कक्षा 6 के विज्ञान में हम लोग एक एक करके जीव विज्ञान सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा, जहाँ पे हम शरीर में गति टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जहाँ जरूरत पड़े वीडियो को लाइक करें, साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। क्लास की समाप्ति होने पर इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, या ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप के द्वारा। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में। तो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की सीरीज है, हम इस सीरीज को आपके साथ पुनः आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या रहा है, मानव शरीर। शरीर में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो मानव शरीर है। जैसे मानव शरीर की बात आती है तो मनुष्य के समस्त अंगों का समुच्चय शरीर रचना विज्ञान, अंगों और उनके विन्यास का वर्णन करने वाला जो विज्ञान है। शरीर योजना या शारीरिक योजना किसी जीव के शरीर के ढांचे व आकार, उसके अंगों और उसके आपस में काम करने के ढंग से होता है। तो यहाँ पर एक बात समझ पा रहे होंगे, और आपको एक डायग्राम एक चित्र दिख रहा होगा। ये एनसीईआरटी का चित्र, एनसीईआरटी का सेशन है, और हम पूरा एनसीईआरटी को ही फोकस करते हैं। और आप लोग भी इस पूरी एनसीईआरटी की सीरीज में बने रहिएगा। पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के हम हिंदी मीडियम में कंप्लीटली पढ़ेंगे, और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप में भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो सिस्टम की बात दिख रहा है, ठीक है, सर्कुलेटरी है, लैम्फोतिक सिस्टम है। तो आप आगे हम लोग पढ़ेंगे गति को। जैसे हमारे मन में गति आता है, उस गति को पढ़ना है। जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करती है, तो वस्तु के इसी अवस्था को गति या मोशन कहा जाता है। समय के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो सफ़र है वो एनसीईआरटी से होकर जाता है, और उसी एनसीईआरटी का हिस्सा है, जो कह रहा है यदि समय के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया जब तक बैठी रहेगी तब तक उसका अवस्था विराम अवस्था रहेगा। कैसी अवस्था रहेगी, विराम, माने समय के सापेक्ष यदि कोई वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो विराम अवस्था में। ये जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ी वह गतिशील अवस्था में रहेगी। ये जैसे वो चिड़िया पेड़ से उड़ जाती है वो क्या होती है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वो क्या हो जाती है, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, अब ये विराम अवस्था हो गई, गतिशील अवस्था हो गई, चिड़िया से समझ गए। अब गति की परिभाषा, मोशन की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। माने वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है उसे हम गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती है, जब कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती है तो वस्तु की बदली हुई स्थिति को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे चलता हुआ आदमी, कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलता है तो वस्तु गति कहलाती है। गतिमान वाहन, बहती हुई नदी, ये सब गति है। माने वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है वही गति कहलाता है। गतिशील वस्तुओं की गति अनेक प्रकार की होती है। जैसे सरल रेखी गति हो सकती है, वृत्तीय गति भी हो सकती है, घूर्णन गति भी हो सकती है, आवर्ती गति भी हो सकती है, दोलन और कंपन गति भी हो सकती है। आइए इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सरल रेखी गति क्या होती है, लाइनर मोशन क्या होता है, यही सरल रेखी गति क्या होती है, इसको भी समझते हैं। माने जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति पर सरल रेखी गति कहलाती है। जैसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति, सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति, दौड़ते हुए खिलाड़ी की गति सरल रेखी गति के उदाहरण है। माने जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करे तो उसकी गति जो होती है सरल रेखी गति कहलाती है। क्या कहलाती है, सरल रेखी गति कहलाती है। अब हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने और आपके सामने कई चीज़ें आती हैं। मतलब यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये सड़क पर चलती हुई गाड़ी है, सड़क पर चलता हुआ, ये क्या है, सरल रेखी गति का उदाहरण है। दौड़ने वाले खिलाड़ी हो गए, ये क्या होते हैं, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाती है। अब वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसका भी डायग्राम भी देखते रहेंगे, थियरी भी समझते रहिएगा। माने जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। माने जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों की गति, कोलू चलाते हुए बैल की गति आदि वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। माने जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति जो है वो वृत्तीय गति कहलाती है। तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी देख रखते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुई गति, कोल्हू चलते हुए बैल गति। इसके अलावा अगर आप कोई उदाहरण एग्जाम्पल जानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम आगे चलते हैं आपके सेशन के साथ। आगे है घूर्णन गति। आइए घूर्णन गति को भी पढ़ लेते हैं। रोटेशनल गति जो है, रोटेशनल मोशन, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। माने जब कोई वस्तु अपनी धुरी अपने अक्ष अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, घूमती फिरकी की गति, घिरनी की गति आदि घूर्णन गति के उदाहरण हैं। बर्तन बनाने वाले कुम्हार की चाक की गति, घूमती हुई फिरकी, घिरनी की गति, ये सब जैसे लट्टू। अब एक है आवर्ती गति, रिसर्कुलिंग स्पीड। यानी जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। तब उसकी जो गति है वो आवर्ती गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति, ये आवर्ती गति के उदाहरण हैं। माने जब कोई गति करती वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? आवर्ती। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देती है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, फिर अगला चक्कर। घड़ी की सुई की गति, ये आवर्ती गति के उदाहरण। दोलन गति, इसमें क्या है? जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करे तो उसकी गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे झूले में झूलते बच्चे की गति, दीवार के घड़ी में पेंडुलम की गति, ये सब क्या है? दोलन गति के उदाहरण। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये सरल रेखा में गति कर रहा है। अब देखते हैं शरीर में जो गति है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। अब यहाँ पे गति, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहते हैं, हम लोगों ने समझ लिया। हमारे शरीर में और अन्य जीवों के शरीर में कई तरह की गतियाँ होती हैं। इसमें है गमन, माने गमन। अब गमन के बारे में देख लेते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो ऐसी गति को गमन कहते हैं। गति और गमन का अर्थ एक ही है, गति और गमन का अर्थ एक ही है, लेकिन जीव विज्ञान में दोनों अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। हमारे शरीर में दिल का धड़कना या खून के संचार एक गति के उदाहरण है। दिल का धड़कना हो या खून के संचार हो, ये गति के उदाहरण है। लेकिन जब हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तब उसे हम गमन कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब कोई वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान पर गति करती है तो ऐसी गति को हम गमन कहते हैं। गति और गमन का अर्थ एक ही, लेकिन जीव विज्ञान में दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। हमारे शरीर में दिल का धड़कना, खून का संचार, ये गति का उदाहरण है, लेकिन जब हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तब उसे हम गमन कहते हैं। जंतु, गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट, मछली, गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग, अंग, पैर, संपूर्ण शरीर, जंतु, ये वे सब क्या है? गमन करते हैं, चलती हैं। रेंग कर जंतु का स्थान दूसरे स्थान पर तक किस प्रकार गमन करते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना, ये जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। हमने देखा कि जंतु, गाय, मनुष्य, पक्षी, कीट, गमन प्रयुक्त होने वाले जो भाग हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम कुछ डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। गमन, 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 गमन और गमन।
ये उदाहरण गमन के। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। जोड़, संधि, जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियां हड्डियों को मिलन होता है उस स्थान को हम जोड़ कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे गर्दन में है, हाथ में, यहाँ पे देख रहे हैं, इसे ज्वाइंट भी कहते हैं, संधि कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में दिखा रहा है, ये वाला जोड़, ये जोड़, ये देख रहे हैं, इसे जोड़ दिखा रहा है। ठीक है, दो हड्डियां आपस में लिंगामेंट या अस्थिरज्जु से जुड़ी होती हैं। जो दो हड्डियां होती हैं आपस में लिंगामेंट या अस्थिरज्जु से जुड़ी होती हैं। कोई भी अस्थि किसी पेशी के टेंडन या कंडरा की सहायता से जुड़ी होती है। टेंडन या कंडरा की सहायता से क्या होती हैं, जुड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरी एनसीईआरटी की सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश से। टेलीग्राम से आप सर्च करना है आपको दुर्गेश सर, बिना स्पेस के। जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर। आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं, जैसे चलना है, टहलना है, दौड़ना है, उड़ना है, छलांग मारना है, रेंगना है, तैरना, ये सभी है। इसके साथ साथ हम शरीर के विभिन्न भागों को कि उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे कोहनी हो गया, कंधा हो गया, ये गर्दन हो गया। देख रहे हैं आप, माने हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं सभी जगह से घुमा ले और किसी भी दिशा में घुमा ले, ऐसा भी नहीं। अब संधि को फिर से हम लोग देख लेते हैं। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस स्थान को हम क्या कहते हैं, संधियाँ ज्वाइंट कहते हैं। अब संधियाँ शरीर रचना को भी पढ़ लेते हैं। संधियाँ शरीर रचना, हमारे शरीर के जिस स्थानों पर दो या दो से अधिक अस्थियाँ मिलती हैं उस स्थान को अस्थि संधि या संधि कहते हैं। प्रत्येक अस्थि या संधि एक कठोर और लचीली पट्टी के माध्यम से जुड़ी रहती है, जिसे हम अस्थि बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि बंध कहते हैं। मैंने प्रत्येक अस्थियाँ संधि पर एक कठोर और लचीली पट्टी के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, जिसे हम अस्थि बंध कहते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आप यहाँ पे इस डायग्राम चित्र के माध्यम से देख पाएंगे। अस्थिबंध का कार्य होता है, ये अस्थियों को उसके स्थान पर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गतिशील बनाती है। इस प्रकार वह स्थान जहाँ पर कंकाल की दो या दो से अधिक अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं उस स्थान को संधि या संधि योजन स्थान कहा जाता है। संधियों के प्रकार की अगर हम बात करें, अगर हम संधियों की प्रकार की बात करें तो संधि के 5 प्रकार हैं। आप इन सभी के स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। कोर संधि, विसर्पी संधि, कब्जा संधि, अचल संधि, कंदुक खलिका संधि। ये ऊपर के डायग्राम में, ऊपर के चित्र में हम लोगों ने एक एक करके देखा था। आप इन सभी के स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। अब पढ़ेंगे कोर संधि। यह संधि वहां पर होती है जहां पर एक संधि का उत्तल पृष्ठ दूसरे संधि के अवतल पृष्ठ से धसा होता है, जैसे घुटने और कोहनी की संधियां। ये कोर संधि के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, ये कोर संधि के उदाहरण हैं। कोर संधि अस्थिबंध संधि की ओर स्थिर होता है। इस संधि के द्वारा केवल एक ही सतह पर गति हो पाती है। संधि द्वारा क्या होता है, केवल एक ही सतह पर गति हो पाती है। अब हम और आगे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, डायग्राम में, चित्र में एकदम स्पष्ट कहा है। यह संधि वहाँ पर होती है जहाँ पर एक संधि का उत्तल पृष्ठ दूसरे संधि के अवतल पृष्ठ पर धसा होता है। घुटने और कोहनी की संधि। कोर संधि का उदाहरण अगर हम देखें तो अस्थिबंध संधि संधि की ओर स्थित होता है। इस संधि के द्वारा केवल एक ही सतह पर गति हो पाती है। अब विसर्पी संधि है। एक ऐसी संधि होती है जिसके द्वारा अस्थियों के आगे पीछे अगल बगल गति की जा सकती है। कलाई और टखने की संधि विसर्पी संधि के उदाहरण है। सामान्यतः इन संधियों में अस्थियों के सिर चपटे पाए जाते हैं। कशेरुकों में भी इस प्रकार की संधि पाई जाती है, जिसके कारण और उसमें हल्की गति संभव हो पाती है। इस प्रकार संधि को अचल संधि भी कहा जाता है। कलाई वाले भाग में पाई जाने वाली संधि अचल संधि कहलाती है। तो विसर्पी संधि भी जान लीजिएगा।
इसके द्वारा अस्थियों आगे पीछे अगल बगल गति की जा सकती है। कलाई हो गई, टखने की संधि विसर्पी संधि का एग्जाम्पल है। इन संधियों में अस्थियों के सिर चपटे पाए जाते हैं। कशेरुकियों में भी इस प्रकार की संधि पाई जाती है, जिसके कारण और उसमें हल्की गति संभव हो पाती है। इस प्रकार की संधि को अचल संधि भी कहा जाता है। कलाई वाले भाग में पाई जाने वाली जो संधि है वो अचल संधि का उदाहरण है। आप इसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे कब्जा संधि। ऐसी संधियां जहाँ एक अस्थि वलय किसी दूसरी अस्थि के चारों ओर घूमती है, उन्हें कब्जा संधि कहते हैं। ये संधि वहाँ मिलती है जहाँ पर एक अस्थि वलय दूसरी अस्थि के चारों ओर घूमती है। एटलस दक्षांत चारों ओर अपने अक्ष पर घूमता है तो कब्जा संधि का एक उदाहरण है। इस प्रकार संधि एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के चारों ओर कब्जे के समान गति करते हुए घूमता है। आइए इसका एक चित्र देखते हैं, इसका एक डायग्राम देखते हैं। ये हो गया कब्जा संधि का उदाहरण, देख पा रहे हैं? यहाँ पर है ये। हम आगे चल रहे हैं। अचल संधि देख रहे हैं, अचल संधि का उदाहरण है ये। मैंने ऐसी संधि जिसकी दो अस्थियां हड्डियां बीच गति नहीं हो पाती, मानी दो हड्डियों के बीच में गति नहीं हो पाती, अचल संधियां कहलाती हैं। इस प्रकार की संधि के उदाहरण हमारे जबड़े हैं, कपाल के बीच सिर की कुछ हड्डियां हैं। जब हम मुंह खोलते हैं तो देखते हैं हमारा निचला जबड़ा नीचे की ओर हो जाता है, परंतु ऊपरी जबड़ा अपनी स्थिति पर ही रहता है, यह गति नहीं करता, जबकि निचला जबड़ा जो है गति करता है। तो यह अचल संधि का सबसे तगड़ा उदाहरण है। ठीक है, ऐसी संधियां जिसमें हड्डियों के बीच गति नहीं हो पाती अचल संधियां कहलाती है। इस प्रकार संधि का उदाहरण हमारे ऊपरी जबड़े, कपाल के बीच तथा सिर की कुछ हड्डियां हैं। जब अपने मुंह खोलते हैं तो हम देखते हैं हमारा निचला जबड़ा तो नीचे की ओर, परंतु ऊपरी जबड़ा अपनी स्थिति में रहता है, यह गति नहीं करता, जबकि निचला जबड़ा गति करता है। तो अचल संधि का सबसे तगड़ा उदाहरण है। आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, कंदुक खलिका संधि। ऐसी संधि जिसमें एक अस्थि का गेंद के आकार जैसा सिरा दूसरी अस्थि की गुहिका अथवा खोखले स्थान में धंसा होता है, इस प्रकार की संधि कंदुक खलिका संधि कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। इस प्रकार संधि में सभी दिशाओं में गति आसानी से की जा सकती है। आइए इसके कुछ डायग्राम, उस चित्र को और अच्छे से देखते हैं। देख पा रहे हैं? अब और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, कंदुक खलिका संधि एक जगम संयुक्त है, एक हड्डी से बना होता है जिसमें गोल सिर होता है, जो किसी और हड्डी कप के अवसाद में फिट बैठता है। यह हड्डी को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है और सभी दिशाओं में गति भी करता है। हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कंदुक खलिका संधि में ये जांग की अस्थि हो गई, श्रेणी अस्थि हो गई, कंदुक खलिका संधि हो गई है। घुटना की हिज संधि का उदाहरण, घुटना हिज संधि का एक उदाहरण, घुटना जो है वह एक हिज संधि का उदाहरण। अब हम लोग बढ़ते हैं कंकाल की तरफ। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन इस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। कंकाल शब्द आते ही अपने मन में क्या आता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे शरीर के निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में शरीर न तो चल फिर सकेगा और न ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। यह ढांचा क्या होता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां, उपस्थियां, संधियां आदि मिलकर करते हैं। अस्थियों उपस्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। यानी कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां, उपस्थियां, संधियां आदि मिलकर करते हैं। अस्थियां उपस्थियों को मिलकर बने शरीर के ढांचे को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। और हमारे शरीर के निश्चित आकार आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे की जरूरत होती है। इसके अभाव में शरीर न तो चल फिर पाएगा न ही कार्य कर सकेगा। जो यही ढांचा जो है हमारा कंकाल तंत्र कहलाता है। और आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करें मानव शरीर के कंकाल का गठन, उसकी संरचना खास तरह की होती है जिसमें अलग आकार की संरचनाओं वाली हड्डियां या अस्थि पिंजर विद्यमान रहते हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से 206 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। बचपन में इनकी संख्या 300 तक होती है। ये विभिन्न प्रकार की हड्डियों को आपस में ऊतकों के माध्यम से जुड़ी रहती हैं।
और संधि हड्डियां शरीर की जरूरत के अनुसार अपना कार्य भी करती हैं। पूरी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब अगला है, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियों की परत होती है जो अस्थियों को आकार के अनुसार शरीर को भी आकार प्रदान करती है। जोड़ वाली हड्डियों को मजबूत पकड़ने और लचक प्रदान करने का कार्य स्नायु करते हैं। कुछ अस्थियों के मध्य डिस्क के समान मौजूद रहती हैं जो हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करते हैं, उन्हें उनकी जगह पर स्थिर रखते हैं। अब देखेंगे कंकाल के मुख्य दो भाग होते हैं, बाहरी कंकाल एवं आंतरिक कंकाल। दो भाग हो गए। बाहरी कंकाल शरीर के बाहरी भागों में पाया जाता है, जैसे कुछ मछलियों के सख्त सल्क हो गए, कछुए का खोल हो गया आदि बाहरी कंकाल का उदाहरण है। यह इन जीवों की रक्षा करने का कार्य करता है। इसके अलावा आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर सभी कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। यह शरीर को सही आकार प्रदान करता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसका विवरण नीचे है, निम्नलिखित प्रकार से है। कंकाल तंत्र शरीर में उपस्थित दो तरह के होते हैं, एक बाह्य कंकाल हो गया, दूसरा अंतः कंकाल हो गया। अब पढ़ते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणिम एकोडर्म या मीसोडर्म से होती है। त्वचा की उपचर्म या चर्म की बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। आइए इसके और आगे चलते हैं। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। यह मृत होता है। मत्स्यों में सल, कछुओं के ऊपरी कवच, पक्षियों में पिच, स्तनधारियों में बाह्य बाल जो है बाह्य कंकाल होते हैं, जो इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी और गर्मी से सुरक्षित भी रखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अंतः कंकाल की तरफ। शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूणी मीसोडर्म से होती है। अंतः कंकाल सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। कशेरुकियों में अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। यह मांसपेशियों मसल्स को ढका रहता है। संरचनात्मक दृष्टि से अंतः कंकाल को भी दो भागों में बांटते हैं, अस्थि और उपस्थि। तो पहले अस्थि और उपस्थि को भी पढ़ लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग, यही कंकाल है। ये अंतः कंकाल का उदाहरण है जो आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। अस्थि की बात करें, जिसे बोन कहते हैं। अस्थि एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है जो तंतुओं में मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। इसमें अस्थि कोशिकाएं का कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण ही अस्थियां कठोर होती हैं। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे हम परिअस्थिक कहते हैं। इसी परिअस्थिक के द्वारा लिगामेंट्स, टेंडन्स तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोटी और लंबी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। मोटी और लंबी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा मध्य में पीली तथा अस्थियों के सिरों पर लाल होती है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे बोन मैरो है, ठीक है। अब इसके डायग्राम को अपने पास स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। इन्हें क्रमशः पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। पीली और लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। अब लाल अस्थि मज्जा लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती हैं, जबकि पीली अस्थि मज्जा श्वेत कणिकाओं WBC का निर्माण करती हैं। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा जो है ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। रेड मैरो है, ठीक है। अब अस्थि के प्रकार। अस्थि के प्रकार की बात करें, विकास के आधार पर अस्थियां दो प्रकार की होती हैं। एक कलाजात अस्थि, दूसरा उपास्थित जात। ये सब पूरा एनसीईआरटी में है आपके। कलाजात अस्थि की बात करें, यदि यह अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है, इसे
मेम्ब्रेन अस्थि कहते हैं। खोपड़ी के सभी चपटी अस्थियां कलाजात अस्थियां होती हैं। देखो, एलो बोन मैरो है, कंपैक्ट बोन है, प्रिस्टियम भी है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे। अब जो उपस्थित जात अस्थि है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे। यह अस्थियां सदैव भ्रूण की उपस्थिति को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती है। इस कारण इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। कशेरुकी दंड तथा पैरों की अस्थियां उपस्थित जात अस्थियां होती हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर रख सकते हैं, इसके डायग्राम को। उपास्थित की बात करें, उपास्थित का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह अर्ध ठोस, पारदर्शक और लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। उपास्थित का मैट्रिक्स थोड़ा कड़ा होता है। इसके मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थानों में छोटी छोटी थैलियाँ होती, जिसे हम लैकुनी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? लैकुनी कहते हैं। लैकुनी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। लैकुनी में कुछ जीवित कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिसे हम कोड्रियोसाइट कहते हैं। इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन तंतु एवं कोलेजन भी पाए जाते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम पेरिकोड्रियम कहते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मानव कंकाल तंत्र की अस्थियों की बात करते हैं। मानव कंकाल में कुल 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के कंकाल को दो भागों में ही बांटा जा सकता है, अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल। अच्छी कंकाल की अगर हम बात करें तो शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अच्छी कंकाल कहते हैं। इसमें खोपड़ी की हड्डी है, मेरुदंड है, पसलियाँ और उरोस्थी होते। यह कंकाल तंत्र मुख्य अंग है। चूँकि यह शरीर के अक्ष का निर्माण करता है, इसलिए इसे अच्छी कंकाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य की खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ या छाती की अस्थियाँ आती हैं। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। वैसे पूरी नोट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप चाहें तो वीडियो के साथ साथ नोट्स ही बनाते चल सकते हैं। अच्छी कंकाल दो प्रकार के होते हैं। फिर देखिए, अच्छी कंकाल भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें खोपड़ी और कशेरू की दंड। अब खोपड़ी पढ़ लेते हैं। अब इसकी थियरी पे चलते हैं। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती हैं, जाके परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। ठीक, कपालों की सभी अस्थियों शिवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरों को बनाती हैं। 6 अस्थियां कान के हायड नामक एक अस्थि खोपड़ी में होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों को बनी संरचना कपाल कहते हैं। ये सभी अस्थियां सीवन के द्वारा जुड़ी थी। देखिए यहाँ पे 22 की नहीं 29 अस्थियां होंगी ना। ठीक है, अच्छा 22 अस्थियां होती हैं, सही है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां और होती हैं जो चेहरे को बनाती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में महारंध्र नीचे की ओर होता है। महारंध्र के दोनों ओर अनुपाल अस्थिकंद होते हैं, जो एटलस कैसेरुकू के अवतरों में स्थित होते हैं। आइए इसके चित्र को देख लेते हैं। इस चित्र को देखें और स्क्रीनशॉट ले लें, रिवीजन करने में आपकी आसानी होगी। खोपड़ी के कुछ मुख्य अस्थियां जो हैं उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्रंट जैसे हो गया, फ्रंटल तो हो गया फ्रंटल बोन। अब पढ़ते हैं पेराइटल, ये पेराइटल बोन हो गया। फिर है ऑक्सीपिटल, अब टेम्पोरल बोन, मेलर है, मैक्सिला है, ये मैक्सिला हो गया। ये है डेंटरी हो गया, ये नेजल हो गया। मेरुदंड या कशेरुदंड, ये ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम मेरुदंड या कशेरुक दंड के नाम से भी जानते पढ़ते हैं। मनुष्य का जो कशेरुक दंड है ये 33 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने कोशिकाओं से? 33 कोशिकाओं से मिलकर
बना होता है। सभी कशेरुक उपस्थि गद्दियों से द्वारा जुड़े रहते हैं। इस गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त करते हैं। इसका पहला कशेरुक दंड जो कि एटलस कशेरुक दंड कहलाता है। अगर कशेरुक दंड के कार्य को अगर हम पढ़ें, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, कि सिर को सीधे रखता है, ये गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, यह मनुष्य को खड़े होकर चलने में, खड़े होने में मदद करता है, यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य को किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। देख पा रहे हैं। अब आगे देखेंगे, यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है? मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। अब और आगे देखेंगे, अच्छी कंकाल खोपड़ी की घटक। मानव खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, जिसमें 8 अस्थियां मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। खोपड़ी की अस्थि को जोड़ से जुड़ी होती हैं। बाकी की अस्थियां मनुष्य को चेहरा बनाती हैं, जिसमें 14 अस्थियां उल्लेखनीय रूप से प्रतिवादी होती। ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ा और जाना भी है। अब पढ़ेंगे हम उपांगी कंकाल। क्या पढ़ेंगे? उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल, इसके अंतर्गत मेखलाएं तथा हाथ पैरों की अस्थियां आती हैं। मेखलाएं, अश्वमेखला, श्रेणी मेखला तथा पैर की अस्थियां। अब हम लोग पहले मेखलाएं पढ़ेंगे। मनुष्य में अग्रपात तथा पक्षपात को अच्छी कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। अग्रपात की मेखला को अश्वमेखला तथा पक्षपात को मेखला की श्रेणी में मेखला कहते हैं। अंश मेखला को अग्रपात की अस्थि ह्यूमरस और श्रेणी मेखला के पक्षपात की अस्थि फीमर जोड़ी होती हैं। ये अस्थियां गुहाओं में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें हम एसिटेबुलम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हम इसकी डायग्राम आप देख लीजिएगा। इस डायग्राम के देखने के बाद थियरी को जब पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर रहेगा। अंश मेखला तथा हाथ की अस्थियां। मनुष्य की अश्वमेखला के दोनों भाग अलग अलग होते हैं। इसके प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी व तिकोनी अस्थिर होती है, जिसे हम स्कैपुला कहते हैं। यह आगे की पसलियों को पृष्ठ तल की ओर ढके रहती है। इसका आगे वाला मोटा भाग क्लेविक से जुड़ा रहता है। इसी सिरे पर एक गोल गड्ढा होता है, जिसे हम ग्लिनाइड गुहा कहते हैं। ग्लिनाइड गुहा में ह्यूमरस का सिर जुड़ा रहता है। ग्लिनाइड गुहा के निकट एक ही प्रवर्ध होता है, जिसे हम कोरोकाइड प्रवर्ध कहते हैं। अंश मेखला हाथ की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह मांसपेशियों को अपने जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती हैं। मनुष्य के हाथ की अस्थियों में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कापलर्स, मेटाकापलस, फैलेंजस होती हैं। मनुष्य की रेडियस अल्ना जुड़ी न होकर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसके चित्र को देखकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी मेखला तथा पैर की अस्थियां। मनुष्य श्रेणी मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ये तीनों अस्थियां इलियन, इस्चियम और प्यूबिस कहलाती हैं। वयस्क में ये तीनों अस्थियां आपस में जुड़ी रहती हैं। प्यूबिस अधर तल पर, दूसरी ओर प्यूबिस से, इलियम आगे की ओर सेक्रम से तथा इस्चियम पृष्ठ तल की ओर दूसरी ओर इस्चियम से जुड़ी रहती है। इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस के संधि स्थल एक गड्ढा होता है, जिसे हम एसिटेबुलम कहते हैं। शुरू में हमने पढ़ लिया था। एसिटेबुलम फीमर अस्थि का सिर जुड़ा रहता है। श्रेणी मेखला पैरों की अस्थियों को अपने में से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह अंतरांगों की सुरक्षा प्रदान करती है। मनुष्य के पैर में, फीमर में टिबियो फिबुला, टार्सल तथा मेटाटार्सल अस्थियां होती हैं। इनमें हम टिबियो फिबुला मुक्त रहती है। फीमर तथा टिबियो फिबुला से संधि स्थान एक गोल अस्थि होती है, जिसे घुटने की अस्थियां पटेला कहते हैं। इस जोड़ पर मनुष्य का पैर केवल एक ही ओर मुड़ सकता है। टार्सल्स में से एक बड़ी होती है, जो एड़ी बनाती है और तलवे की अस्थियों को मेटाटार्सल कहलाती हैं। आप इसकी भी हड्डी देख सकते हैं। अब है अंगूठे में केवल 2 तथा अंगुलियों में 3 अंगुलियां अस्थि होती हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पाद अस्थियां, मेखलाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेखलाएं। ये मेखलाएं क्या होती हैं?
मनुष्य में अग्रपात तथा पश्चपात को अच्छी कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, जिन्हें हम मेखलाएं कहते हैं। अग्रपात की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपात की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं। अंश मेखला के अग्रपात की अस्थि ह्यूमरस और श्रेणी मेखला के पश्चपात की हड्डी को फीमर से जुड़ी होती है। अब हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के क्या क्या कार्य होते हैं, ये परीक्षा के लिए उपयोगी। अब हम देखते हैं कंकाल तंत्र के काम क्या है। ये शरीर की निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है, शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर और शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। यह शरीर को मजबूती प्रदान करता है। तो कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्य परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं। हड्डियों का काम क्या है? हड्डियां शरीर को निश्चित रूप देती हैं। हड्डियों शरीर को सहारा मिलता है। कंकाल से शरीर के अंगों की रक्षा होती है। शरीर के बाहरी आघातों से रक्षा करती हैं हड्डियां। कंकाल की मज्जा गुहा फैट को इकट्ठा करता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं की चाल और जंतुओं में गमन। इसमें है टॉपिक पक्षी। हम लोग पक्षी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, अभी तो मनुष्यों के बारे में ही पढ़ा। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। शरीर से के उड़ने के लिए अनुकूलित, इनका जो शरीर होता है उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। उनकी जो अस्थियां होती हैं उनमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्च पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। अब यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से देख पाएंगे। अच्छा, किस पक्षी का चित्र जरा कमेंट कर बताइएगा, कौन सा पक्षी आपको समझ में आ रहा है? पक्षियों पंखों के साथ, पक्षी जो पंखों के साथ उड़ते हैं आप जानते ही हैं। यहाँ पे किस पक्षी का है जरा बताइएगा। ठीक है, पक्षी का पूरा एक डायग्राम है। हम केचुआ की तरफ बढ़ते हैं। केचुए का शरीर छल्ले जैसी कई खंडों से बना होता है। इसके शरीर के अधर सतह आधार के निकट असंख्य छोटे छोटे सूंक बाल जैसे आकृति होते हैं। ये सूंक पेशियों से जुड़े होते हैं। केचुआ अपने शरीर की लंबाई में सिकोड़कर और फैलाकर गमन करता है। केचुआ अपने शरीर के अगले भाग को सिकोड़ता है। इस भाग को सूंक आधार को पकड़ कर रखते हैं। इसके कारण शरीर का पिछला भाग आगे की ओर खिंच जाता है। इसके बाद केचुआ अपने शरीर के पिछले भाग को सिकोड़ता है और सूकों से जमीन को पकड़ता है। ऐसे में शरीर का अगला भाग फैलकर आगे बढ़ जाता है। तो केचुए के बारे में था, ये कैसे आगे बढ़ता है। इसमें जो सबसे बड़ा जो इसका काम है वो क्या है? जो छल्ले होते हैं ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं और सारा खेल यहाँ पे सूक है। केचुए में गति, केचुए में सूक शरीर में पेशियों से जुड़े होते हैं तथा केचुए को भूमि पर अपनी पकड़ बनाने में मदद करते हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़ रखता है और अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इस प्रकार केचुआ पीछे से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं केचुआ। हम लोग पढ़ेंगे घोंघा। घोंघा देखा ही होगा आप लोगों ने। घोंघे की पीठ पर एक गोल संरचना होती है। यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है। इसे कवच भी कहते हैं, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता। घोंघा की चाल कछुए से धीमी मानी जाती है। यह दुनिया की सबसे धीमी गति से चलने वाले जीवों की श्रेणी में आता है। ठीक, अब यहाँ पे घोंघे को देख सकते हैं, उसका डायग्राम बनाकर इसका सभी इंपॉर्टेंट बिंदु को लिखा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब तिलचट्टा पढ़ेंगे। अच्छा, आप तिलचट्टा से डरते हैं, जरा कमेंट कर बताइएगा। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में भी उड़ता है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं, चलने में सहायता करते हैं। शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा आवृत होता है। इसका बाह्य कंकाल विभिन्न एककों के परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिस कारण गति संभव हो पाती है। अब देखिए, ये है आपका तिलचट्टा। हेड है, लेग है, इसका विंग है, आई है। अब मछली को पढ़ लेते हैं। मछलियों में तैरने के लिए खास रूप पंख और पूंछ होती है। मछली का शरीर धारा रेखी होता है। मछली अपने शरीर को एक ओर मोड़ती है तो पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इसके बाद मछली अपने शरीर को दूसरी ओर मोड़ती है तो पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इस कारण आगे की ओर धक्का मिलता है, जिससे मछली आगे बढ़ जाती है।
पूंछ से दिशा बदलने में भी मदद मिलती है मछलियों को। ये किस मछली का चित्र जरा कमेंट करते हैं। अब सांप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एनसीईआरटी है पूरा। हाँ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करके। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार में पढ़िए। सर्प के शरीर में कशेरुकियाँ अधिक संख्या में होती हैं। इन कशेरुकाओं से पतली पेशियाँ जुड़ी रहती हैं। जब एक सांप गमन करता है तो ये अगल बगल लूप या अंग्रेजी की यस अक्षर जैसी आकृति बनाता है। इसी लूप से आगे बढ़ने के लिए बल मिलता है और सांप क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। अब यहाँ सांप का भी डायग्राम देख लीजिएगा। सांप का लंग कहाँ, स्टमच कहाँ है, राइट लंग कहाँ है, इसका लीवर कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को शेयर करिएगा। नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा क्लास ही निःशुल्क है। फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और जहाँ भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसकी पूरी एनसीईआरटी ऐप पर मिलेगी। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्नोत्तर भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी के नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध हैं। आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर इस स्थानों की पूर्ति करनी है, और यहाँ पर नीचे उसका उत्तर दिया है। अस्थियों को संधियों के शरीर में क्या करती है, सहायता करती हैं। अस्थियाँ उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर में क्या बनाते हैं। कोहनिक अस्थियाँ संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय संकुचन की अस्थियाँ खिंचती हैं। अब यहाँ पर इसके सोल्यूशन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। अस्थियों की संधियाँ शरीर को गति में सहायता प्रदान करती हैं। अस्थियाँ उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थियाँ हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको करना है, सही और गलत आपको यहाँ पर बताना है। सभी जंतुओं की गति और चलन बिल्कुल एक समान होती है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, गलत। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, गलत। अंगुलियों की अस्थियां में, जो अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, गलत। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, बताइए, सही। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, सही। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ उत्तर भी दिया है, देख लीजिए आप। अब यहाँ पे चलिए मिलान करते हैं। कालम है ऊपरी जबड़ा, मछली, पसलियाँ, घोंघा, तिलचट्टा। तो ऊपरी जबड़ा अगर हम बात करें तो ये क्या है, यह एक अचल संधियों मैंने पढ़ा था। मछली क्या है, मछली के शरीर पर पंख होते हैं। शरीर पर क्या होते हैं, पंख भी होते हैं, और का शरीर धारा रेखी होता है। शरीर क्या होता है, धारा रेखी होता है। पसलियों की अगर हम बात करें तो ये पसलियाँ जो होती हैं ये हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंघा जो है ये बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा जो है ये बाह्य कंकाल होता है, ठीक है। 2 के 1 अथवा अधिक कथन जोड़िए, मतलब 1 से अधिक कथन भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मछली के संदर्भ में दिखाया। इसके 2 कथन हैं, ठीक। अब इसका प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिया, उत्तर दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब प्रश्नोत्तर दिया है, कंदुक खलिका संधि क्या है। कंदुक खलिका संधि गतिशील संधि है। इसमें एक अस्थिर सिरे पर बाल और दूसरे अस्थिर के सिरे पर एक सॉकेट होता है। एक दूसरे से जुड़कर संधि को सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देता है, जैसे कंधे की संधि। अगला है आपके सामने, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो कपाल की अस्थियां में केवल निचला जबड़ा गति करता है। अगला प्रश्न है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। कोहनी में हिज संधि होती है, जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, इसलिए कोहनी जो है पीछे नहीं मुड़ सकती, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, सभी क्लास की लिंक वीडियो मिल जाएगी। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर अगर आप जाएंगे तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर
6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी नोट्स आपको एक जगह मिल जाएगी और एनसीईआरटी नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर तैयार किया गया है। ये 6 से लेकर 12 तक की आपकी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। इस सीरीज़ को पूरा पढ़िए, जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तिलनी भी दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम अगला भी लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है सभी विषयों की, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हाँ, शेयर कर दीजिए भैया आप लोग, सभी लोग।